हेलो एवरीवन। तो हम देख रहे हैं कॉम्प्रिहेंशन। तो साथ ही साथ हम सिलोजिज्म के भी क्वेश्चंस देख रहे हैं। कल से मैंने कल अच्छे से एक्सप्लेन किया था, बट काफ़ी लोगों ने फिर भी गलत किया है। तो देखते हैं कि क्या दिक्कत हो रही है। प्रैक्टिस की कमी है, तभी आप अच्छे से कर नहीं पा रहे हो, या तो फिर आपको ज़रूरी है कि आप बेसिक देखो। ठीक है, जितना हो सके मैं आपको यहाँ पे एक ही चीज़ याद रखना सिलोजिज्म में, वो होता है कनेक्शन। एक तो मेंशन क्या कैसे कैसे मेंशन किया है वो हम देखेंगे। अभी देखो स्टेटमेंट 1 है यहाँ पे। तो यहाँ पे बोला कि सम रैट्स आर कैट्स। तो सम रैट जो है वो हम पॉसिबल डायग्राम्स निकालेंगे। ये है क्या, ये है रैट। तो इसका सर्कल मैं अलग से कर देती हूँ, रुक जा। और ये है यहाँ पे कैट। ठीक है, और ये सम है, दोनों के बीच में कॉमन है ये। ठीक है, इस तरह से हम डायग्राम ड्रॉ करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट बोला है कि सम कैट्स आर डॉग्स। यहाँ पे बोल रहा है, इसमें ही ड्रॉ कर देते हैं। डॉग्स है ये, सम डॉग्स क्या है, कैट्स है। अब थर्ड जो कंक्लूजन है वो बोल रहा है कि नो डॉग इज अ काऊ। मतलब देखो हम काऊ का क्या करेंगे, सर्कल कहीं और ड्रॉ कर देते हैं यहाँ पे, क्योंकि डॉग का तो क्लियरली बोला है कि इनका कोई रिश्ता ही नहीं है। ठीक है, कोई रिश्ता ही नहीं है इनका। तो मतलब पॉसिबल है कि काऊ का रिश्ता रैट के साथ और कैट के साथ कुछ भी हो सकता है। तो इसकी अनदर डायग्राम निकाल सकते हैं हम। तो जैसे कि मैंने अभी बोला आपको, ये अनदर पॉसिबिलिटी यहाँ पे निकालते हैं। ये है हमारा रैट, ये हमारी है कैट। ठीक है, और ये दोनों के बीच में, और फिर है हमारा क्या, डॉग। ये डॉग रहा। तो अब देखो कि हमें यहाँ पे रैट और कैट का जो है वो रिश्ता, हमें काऊ के साथ, काऊ का जो रिश्ता है कैट और रैट के साथ, वो देखते हैं। तो देखो ये तो ऐसे भी हो सकता है, या तो फिर यही कहीं ऐसे भी हो सकता है, सिर्फ रैट के साथ हो सकता है, या फिर ऐसे भी हो सकता है, मतलब कैट और कैट को दोनों को भी कवर करे। इस तरफ से भी एक पॉसिबल डायग्राम बन सकती है। मतलब यहाँ पे क्लियरली मेंशन है कि जो डॉग जो है उसका कैट के साथ कोई रिश्ता नहीं है, ये क्लियरली मेंशन है। और ऊपर वाले दो स्टेटमेंट आप नोटिस करो, यहाँ पे सम क्या रैट्स और कैट का रिश्ता दिखाया है, और यहाँ पे कैट्स और डॉग का रिश्ता दिखाया है। मतलब कैट का रिश्ता रैट के साथ और डॉग के साथ तो दिखाया है, लेकिन रैट जो है उसका रिश्ता कुछ भी नहीं बताया है डॉग के साथ। डॉग के साथ उसका रिश्ता कुछ भी नहीं बताया है। मतलब क्या हो सकता है इसका, मतलब कुछ भी रिश्ता हो सकता है इनके बीच में, या नहीं भी हो सकता है, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, हमें कुछ नहीं पता है। अगर नो भी दिया हो तो कंक्लूजन गलत है, अगर यस भी दिया होगा तो कंक्लूजन गलत ही है, क्योंकि हमें इनका रिश्ते के बारे में पता ही नहीं, दिया ही नहीं है इनका रिश्ता, डॉग रैट और डॉग का। सेकंड, मैं आपकी मतलब क्लैरिटी के लिए मेंशन कर रही हूँ। सेकंड यहाँ पे देखो, उन्होंने काऊ का जो रिश्ता है, वैसे डायग्राम में भी ड्रॉ कर दिया है मैंने, फिर भी यहाँ पे लिखती हूँ। काऊ का जो रिश्ता है रैट के साथ और कैट के साथ कुछ भी नहीं बताया है, कुछ भी नहीं बताया है, कुछ भी नहीं बताया है, रिश्ता कुछ ही नहीं बताया है। मतलब इनके साथ कुछ भी ले लो, कुछ भी उन्होंने स्टेटमेंट दिया होगा, कंक्लूजन दिया होगा, सॉरी, तो वो गलत ही होगा। ठीक है, तो देखते हैं अभी। फिलहाल तो देखो अभी हम क्वेश्चन सॉल्व कर देते हैं। यहाँ पे हमने पॉसिबल डायग्राम्स निकाली, अब कंक्लूजन देखते हैं। कंक्लूजन 1 क्या बोल रहा है कि नो काऊ इज अ कैट। मैंने अभी बोला काऊ का और कैट का, ये देखो काऊ का और कैट का कोई रिश्ता ही नहीं बताया है। मतलब ये भी स्टेटमेंट गलत होगी। अगर रिश्ता ही नहीं पता है तो कैसे बता सकते हैं कि कोई भी काऊ जो है वो कैट नहीं है, कैसे बता सकते हैं, कुछ भी नहीं। ठीक है, तो ये गलत हो गया। आई होप कि आप ये समझ रहे हो। रिश्ता देखो, सिर्फ इनका रिश्ता देखो कि क्या बोला गया है। सेकंड कंक्लूजन बोल रहा है यहाँ पे नो डॉग इज अ रैट। क्या आपको लग रहा है कि डॉग का रिश्ता जो है वो रैट के साथ बताया गया है? मैंने क्लियरली यहाँ पे लिखा है नो डॉग इज अ रैट। क्या इनका रिश्ता ही क्लियरली नहीं पता है, कुछ लिखा ही नहीं है, तो कैसे बता सकते हो आप कि जो डॉग है वो रैट ही नहीं है?
कैसे बता सकते हो? नहीं, तो ये गलत स्टेटमेंट है। ठीक है, और यहाँ पे थर्ड स्टेटमेंट कंक्लूजन देखो, सम कैट्स आर रैट्स, बिल्कुल इनका रिश्ता बताया है। सम कैट्स जो क्या है वो रैट्स है। यहाँ पे देखो सम कैट्स क्या है, रैट्स है। यहाँ पे भी देखो सम कैट्स क्या है, रैट्स है। तो ये कंक्लूजन हमारा सही जाता है, मतलब ओनली थर्ड कंक्लूजन जो है हमारा वो करेक्ट है। ठीक है, ओनली थर्ड जो कंक्लूजन है वो हमारा करेक्ट है यहाँ पे। ठीक है, अब आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। अगर नहीं भी आता है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में बताना, मैं दोबारा से ट्राई करूंगी। ठीक है, तो ये मैंने टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड किया था क्वेश्चन, तो प्लीज टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करिए। वहां पे जो मैं क्वेश्चन देती हूँ सीसैट के, उसको सॉल्व करना, साथ ही साथ जीएस के भी क्वेश्चंस होते हैं उनको भी साथ आपको करना ही करना है अटेम्प्ट। ऐसे मत सोचो कि 20 दिन है हमारे पास एग्जाम के लिए, हम क्यों सॉल्व करें क्वेश्चंस, नहीं। पूरे वो जो होते हैं वो पीवाईक्यू होते हैं, या तो आपके करंट न्यूज में रहे होंगे। ऐसे ही क्वेश्चन मैं देती हूँ टेलीग्राम चैनल पे, मैं खुद अटेम्प्ट करने वाली हूँ इस बार, तो मैं अपने भी अकॉर्डिंग और आपके लिए भी बेनिफिट हो ऐसे ही करती हूँ। ठीक है, तो चलो देखते हैं कॉम्प्रिहेंशन। ज्यादा टाइम नहीं लूंगी, मैं दोबारा रिकॉर्डिंग कर रही हूँ इसकी, पहले में आवाज ही नहीं आ रही थी। तो देखो मैंने ऑलरेडी ये क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, तो यहाँ पे देखते हैं हम। तो ये मोस्ट लॉजिकल एंड रैशनल इन्फरेंस की बात की जा रही है। ये थोड़ा डल लग रहा है, ठीक है। मोस्ट लॉजिकल एंड रैशनल है, दोनों भी मोस्ट लॉजिकल एंड साइंटिफिक एंड रैशनल इन्फरेंस, इन्फरेंस के ही है दोनों भी क्वेश्चंस। तो जब देखो जब भी इन्फरेंस की बात आती है ना, तो आपको क्या देखना होता है कि पैसेज में फैक्ट्स और एविडेंस दिए रहते हैं। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग हमें क्वेश्चन सॉल्व करना होता है। तो ये जो 6 वाला है, तो इसका देखो फर्स्ट जो है वो क्या है, फार्मर्स हु मॉडर्नाइज देयर मेथड्स एंड डाइवर्सिफाई देयर फील्ड्स विल बी इन एन एडवांटेजियस पोजीशन इन फ्यूचर्स। जो फार्मर जो है वो अगर अपनी जो मेथड्स है, उनकी जो क्रॉप डाइवर्सिटी जो होती है, फील्ड में जो भी क्रॉप लगाते हैं, जो भी मेथड यूज करते हैं, उसको अगर वो चेंज करते हैं, मॉडर्नाइज करते हैं, तो फ्यूचर में उनको उसका बेनिफिट्स रहेगा। ठीक है, तो ये बात बोल रहे हैं। और यहाँ पे क्लाइमेट चेंज विल एडवर्सली अफेक्ट द क्रॉप डाइवर्सिटी। तो यहाँ पे एडवर्सली जब ऐसे आते हैं ना, एडवर्सली, ड्रास्टिकली, तो ये नॉर्मली गलत ही माने जाते हैं, तो हम इसको गलत कंसिडर करते हैं। ठीक है, शिफ्ट मेजर क्रॉप्स टू न्यू क्रॉपलैंड्स विल लीड टू ग्रेट इंक्रीज इन द टोटल एरिया अंडर द कल्टीवेशन एंड दस एन इंक्रीज इन ओवरऑल एग्रीकल्चर प्रोडक्शन। देखो इंक्रीज की ही बात की जा रहा है ये दोनों में भी, तो ये थोड़ा एक्सट्रीम लेवल का नहीं लगता कि जैसे कि मतलब ये जो बोल रहा है कि जो क्रॉपलैंड्स है वो जाके मतलब जो क्रॉप की जो न्यू क्रॉपलैंड्स होते हैं, अगर उनको शिफ्ट किया जाए तो वो इंक्रीज ही होगा, उसका टोटल अंडर कल्टीवेशन के अंडर जो लैंड आएगी वो भी इंक्रीज होगी, इसका ओवरऑल प्रोडक्शन भी इंक्रीज होगा। ऐसे हो सकता है क्या? ये थोड़ा वेग लगता है, तो इसको हम क्या करते हैं, स्क्रैप कर देते हैं। तो क्लाइमेट चेंज इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर अफेक्टिंग द एग्रीकल्चरल इकोनॉमी इन द फ्यूचर। मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है, जो मोस्ट होते हैं जीएस में फिर भी ठीक हो सकते हैं, लेकिन सीसैट में ये गलत लग रहा है, ये गलत लग रहा है। हम पैसेज पढ़ेंगे तब पता चलेगा। तो पैसेज देखते हैं हम। देखो पैसेज में क्या बोला है, क्लाइमेट चेंज की ही बात हो रही है पैसेज में, लेकिन इसका उद्देश्य क्या है पूरे पैसेज में? यहाँ पे हमें लॉजिकल और रैशनल थिंकिंग करनी है, उसके अकॉर्डिंग हमें इन्फ्रेंस निकालना है। यहाँ पे हिंदी वाले जो होते हैं ना, हिंदी वाले को देखो, यहाँ पे भी देखो क्या दिया है, सर्वाधिक तर्क संग, और सॉरी मेरा थोड़ा सा गड़बड़ है ये देवनागरी लिपि वाला, तो सॉरी। तो यहाँ पे सर्वाधिक तर्क संगत और विवेकपूर्ण निष्कर्ष निकाला जा सकता है, मतलब जो इन्फ्रेंस होता है वो निष्कर्ष होता है, कंक्लूजन, राइट। तो यहाँ पे जो होता है फैक्ट्स बेस्ड होता है। तो हम देख रहे थे क्लाइमेट चेंज में एक्चुअली बेनिफिट सम प्लांट्स। देखो यहाँ पे बोल रहे हैं कि क्लाइमेट चेंज जो है मे एक्चुअली बेनिफिट सम प्लांट्स। तो यहाँ पे देखो कैसे बोल सकता है, क्लाइमेट चेंज इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर अफेक्टिंग द एग्रीकल्चरल इकोनॉमी इन द फ्यूचर। तो जबकि क्लाइमेट चेंज कुछ प्लांट के लिए बेनिफिशियल है,
कैसे बेनिफिशियल है? लेंथनिंग ग्रोविंग सीजन एंड इंक्रीजिंग कार्बन डाइऑक्साइड। आपको पता है जब भी प्लांट फूड बनाती है उसके लिए कार्बन डाइऑक्साइड की जरूरत होती है, तभी तो वो एब्सॉर्ब करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। तो कुछ प्लांट्स होते हैं जिनको ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड लगता है, तो ऐसे प्लांट्स के लिए जो क्लाइमेट चेंज है वो बेनिफिशियल हो सकता है। इट अदर इफेक्ट्स, दूसरे क्या इफेक्ट्स हो सकते हैं? तो यहाँ पे वार्म वर्ल्ड जो है वो गर्म हो सकता है, और सच मोर पेस्ट हो सकती है, ड्रॉट आ सकता है, फ्लडिंग आ सकते हैं, विल बी लेस बिगिन। ठीक है, तो ऐसे भी हो सकता है। तो इसको कैसे हम अडाप्ट कर सकते हैं? अडाप्टेशन की बात हो रही है पैसेज में, देखो कैसे अडॉप्ट करेंगे। तो इसके लिए रिसर्चर ने बोला है कि जो कुछ वैरायटीज होती है, मतलब जो कि वैरायटी जैसे मेज की है, पोटैटोज की, राइस की है, व्हीट की है, उनको कैसे आपको लगाना है कि जैसे आपकी क्रॉप लैंड, मतलब जहाँ पे आप क्रॉप लगाते हो वो सुटेबल है। कैसे सुटेबल है? कौन से कमोडिटी के लिए सुटेबल है? मेज के लिए है, पोटैटो के लिए है, या राइस के लिए है, व्हीट के लिए है, उसी के अकॉर्डिंग आपको शिफ्ट करना है। बोल रहे फार्मर को भी उसी के अकॉर्डिंग आपको फार्मर को भी शिफ्ट करना पड़ेगा, तब उनको बेनिफिट होगा, ये बोल रहा है। टू प्लांट न्यू क्रॉप्स। ठीक है, सम फार्मलैंड्स में बेनिफिट फ्रॉम वार्मिंग एंड बट अदर्स वोंट। तो ये बोल रहा है कुछ फार्मलैंड जो होते हैं वो बेनिफिट हो सकते हैं, जो वार्मिंग हो रही है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है उससे, बट कुछ को हो नहीं सकता है। ठीक है, ऐसे नहीं, आपको भी देखा होगा आपने कि जो हमारे एग्रीकल्चर में देखा हो, व्हीट का टेम्परेचर अलग होता है, शुगर केन का टेम्परेचर अलग होता है, कॉफी का टेम्परेचर अलग होता है, राइट। जो हमारे मिलेट्स होते हैं उनका भी टेम्परेचर अलग होता है। ऐसे नहीं है कि वो जो प्लांट्स है तो सभी को टेम्परेचर सिमिलर ही लगता है, तो बिल्कुल वैसे ही है। कुछ प्लांट को जिसको ज्यादा टेम्परेचर लगता है वो तो सरवाइव कर जाएंगे, लेकिन कुछ जो क्रॉप होते हैं उनको अगर टेम्परेचर कम लगता होगा तो वो सरवाइव नहीं कर सकते हैं ना, तो इस तरह से उनको भी बेनिफिट होगा। तो यहाँ पे एक चीज आप नोटिस करो, यहाँ पे भी आपका आंसर है, यहाँ पे आपका आंसर है climate alone does not dictate yields, political shift, global demands, agricultural practices will influence how farms fare in the future। तो ये बोल रहा है कि अगर आपका फ्यूचर देख रहे हो, आप फ्यूचर में आपका फार्म कैसे होगा, उसकी यील्ड कैसी होगी, या वो कैसे चलेगा, उसकी इकोनॉमी जो भी है, तो किससे ये बोल रहा है कैसी होगी। तो ये सिर्फ क्लाइमेट डज नॉट डिक्टेट, मतलब ये क्लाइमेट ही नहीं डिसाइड कर सकता है, उसके लिए काफी अदर फैक्टर्स है। ग्लोबल डिमांड भी कैसी होगी, उसी के अकॉर्डिंग आपका फ्यूचर में क्रॉपलैंड फार्म होगा। फिर अगर एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस भी है, फिर पॉलिटिकल शिफ्ट भी है, तो इसी के अकॉर्डिंग आपका फ्यूचर का जो एग्रीकल्चर है वो डिसाइड होगा, सिर्फ अकेले क्लाइमेट से नहीं होगा। ये क्लियरली यहाँ पे मेंशन किया है। तो देखो यहाँ पे आपका आंसर क्या आ सकता है, ये तो देखो क्लाइमेट चेंज इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर अफेक्टिंग द एग्रीकल्चर इकोनॉमी इन द फ्यूचर, ये तो पहले गलत कर देंगे हम। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये बोल रहा है कि शिफ्ट मेजर क्रॉप्स टू न्यू क्रॉपलैंड्स विल लीड टू अ ग्रेट इंक्रीज इन द टोटल एरिया अंडर कल्टीवेशन एंड दस एन इंक्रीज इन द ओवरऑल एग्रीकल्चर प्रोडक्शन। उन्होंने तो क्लियरली यहाँ पे मेंशन किया है कि देखो शिफ्ट जो होता है, इससे यहीं पे आपका आंसर है उसका, इसलिए तो बोल रही है। इन्फरेंस में क्या होता है, फैक्ट्स और एविडेंस दिए जाते हैं पैसेज में, पैसेज के अकॉर्डिंग हमें आंसर निकालना होता है। तो यहाँ पे क्लियरली मेंशन किया है कि सम क्रॉपलैंड, जो सम फार्मलैंड्स है में बेनिफिट फ्रॉम वार्मिंग, ये बेनिफिट कर सकते हैं, और कुछ है जो बेनिफिट नहीं कर सकते हैं। तो इसका मतलब है ऐसे नहीं है कि बस इंक्रीज ही हुए जा रहा है, इंक्रीज ही हुए जा रहा है, कल्टीवेशन भी इंक्रीज हो रहा है, जो मतलब आपका जो क्या बोल रहे हैं लैंड भी कल्टीवेशन के अंदर इंक्रीज हो रहा है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो ये गलत है। तो उन्होंने बोला है कि सम कुछ होते हैं वो बेनिफिट हो गए होंगे, तो उसकी क्या होगी, यील्ड जो है वो बढ़ेगी, और कुछ को आपको बेनिफिट नहीं होगा, कुछ प्लांट को बेनिफिट नहीं होगा, उससे क्या होगी आपकी इंक्रीज, जो आपकी यील्ड जो है वो डिक्रीज होगी। ठीक है, तो यहाँ पे दोनों भी इंक्रीज हो रहे हैं, तो ये गलत है। तो यहाँ पे क्लाइमेट चेंज विल एडवर्सली अफेक्ट द क्रॉप डाइवर्सिटी। देखो उन्होंने बोला है कि कुछ प्लांट के लिए जो वार्मिंग है वो सही सुटेबल रहेगी, तो ऐसे नहीं है कि वो एडवर्सली अफेक्ट करेगी, नहीं नहीं बिल्कुल नहीं।
तो ये गलत है। तो यहाँ पे जो हमारे एडेप्टेशन की पूरी बात हो रही है कि हाँ भाई क्लाइमेट जो है वो चेंज हो रहा है फ्यूचर में, तो उसको कैसे अडॉप्ट करोगे आप। तो उससे क्या होगा, आपको जो क्रॉप जो है उसको डाइवर्सिफाई तो करेंगे ही करेंगे, लेकिन कुछ ऐसी क्रॉप की स्पेसीज होगी जो सुटेबल होगी लैंड के लिए, उसी के अकॉर्डिंग हम हमारी फार्मिंग करेंगे। तो इसीलिए क्या करना चाहिए कि फार्मर को पुश करना चाहिए, ये क्लियरली मेंशन किया है हमारे पैसेज में। तो ये हमारा आंसर सही बन जाता है कि फार्मर्स हु मॉडर्नाइज देयर मेथड्स एंड डाइवर्सिफाई देयर फील्ड्स विल बी इन एन एडवांटेजियस पोजीशन इन द फ्यूचर। तो ये हमारा मोस्ट लॉजिकल एंड रैशनल इन्फरेंस यहाँ पे निकल के आता है, तो ये हमारा करेक्ट आंसर बन जाता है। चलो ठीक है, देखते हैं सेकंड वाला। यहाँ पे देखो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट लॉजिकल एंड साइंटिफिक एंड रैशनल इन्फरेंस कैन बी मेड फ्रॉम द अबव। मैं ज्यादा नहीं पढ़ूंगी इसमें। तो यहाँ पे देखो, डिफरेंट स्पेसीज हैविंग सिमिलर स्ट्रक्चर ऑफ हैंड्स इज एन एग्जांपल ऑफ बायोडाइवर्सिटी। पहले तो आपको बायोडाइवर्सिटी की डेफिनेशन पता होगी, तो आप पहले ही मतलब फर्स्ट इंस्टेंस में ही आप इसको गलत कर दोगे। ठीक है। सेकंड है, limbs being used by different species for different kinds of work is an example of biodiversity। ठीक है, क्योंकि ये नहीं होता। बायोडाइवर्सिटी में प्लांट्स आते हैं, एनिमल्स आते हैं, मतलब वैरायटी आ जाती है इसमें, सिर्फ लिम्ब का और इसका नहीं है कि डिफरेंट स्पेसीज यही एक एग्जाम्पल है बायोडाइवर्सिटी का, ऐसे नहीं है। ठीक है। तो मैन एंड दी aforementioned animals और यहाँ पे हमारा डी आंसर आ जाता है। तो ये बहुत ही आसान होते हैं, ऐसे पैसेज को आपको छोड़ना नहीं चाहिए होता है। और दूसरी बात, यहाँ पे एक्सट्रीम स्टेटमेंट जो होते हैं उसको तुरंत ही देखते ही गलत कर देना है। जैसे कि नेवर आता है, एडवर्सली आता है, ओनली आता है, ऑल आता है, या नन वाले भी होते हैं। बट कुछ चीज़ों में ये सही भी हो सकता है, इसलिए हमें एक्यूरेसी के साथ लाना है, तो पैसेज पढ़ने की ज़रूरत होती है। तो हम पैसेज पढ़ते हैं। यहाँ पे देखो, ये बोल रहा है पूरा साइंटिफिक है, आपको समझ में थोड़ा कम ही आ जाएगा, लेकिन देखो मेन इसका मुद्दा यही है कि बैट्स को विंग्स होते हैं, तो अगर उनके विंग्स के अंदर भी आपको 5 फिंगर्स दिखेंगे। ठीक है। फिर ओरंगुटा है, ह्यूमन है, तो इनके भी हैंड्स होते हैं। जो हैंड्स होता है पूरा वो व्रिस्ट को, मतलब जो हमारी व्रिस्ट होती है उसको कनेक्टेड होता है, क्लस्टर होता है, सेम क्लस्टर होता है, ऐसे बोल रहे हैं ये। तो यहाँ पे बताने की क्या बात है कि इवोल्यूशन कैसे हो रहा है, तो ये बता रहे हैं बेसिस में। ठीक है। तो व्हाट कैन बी मोर क्यूरियस दैन दैट द हैंड ऑफ अ मैन एंड फॉर्म्ड फ्रॉम ग्रापिंग एंड दैट ऑफ अ मोल फॉर डिगिंग, सो लेग ऑफ द हॉर्स and the paddle of the porpoise and the wings of the bats and should all be constructed in the same pattern। तो उसमें क्या होता है, इवोल्यूशन हो रहा है स्पेसीज के बीच में। तो ये दर्शा रहा है कि इनकी हिस्ट्री होती है कि पहले देखो ह्यूमन को पता नहीं था कि वो अपने हाथ से क्या करे, धीरे धीरे जैसे उसको भूख लगने लगी होगी तब वो फूड ग्रैब करने लग गया होगा हाथ से। या देखो जैसे हमने हिस्ट्री में देखा है कि कैसे ह्यूमन का इवोल्यूशन हुआ है। तो बिल्कुल हर स्पेसीज में अपना अपना उसका इवोल्यूशन है, हर स्पेसीज का। तो यही बता रहा है पूरे पैसेज में। तो ये इवोल्यूशन हिस्ट्री है। तो यहाँ पे बिल्कुल हमारा ये बायोडाइवर्सिटी की बात बिल्कुल नहीं कर रहा। मैंने बोला था ना आपको इन्फ्रेंस पे फैक्ट्स और एविडेंस लगते हैं, तो यहाँ पे बायोडाइवर्सिटी का कोई जिक्र है नहीं। ये स्पेसीज के कैरेक्टरिस्टिक्स की बात कर रही है कि वो कैसे इवॉल्व कर रहे हैं, उससे कैसे काम करते हैं, मतलब अगर कोई हाथ है या लेग है तो उससे क्या कर रहा है। तो ये इवोल्यूशनरी हिस्ट्री है, ना कि ये बायोडाइवर्सिटी है। ये दोनों तो वैसे ही है, और ना ही ये कोइंसिडेंस होता है, ये इवॉल्व हो रहे हैं, कोइंसिडेंस नहीं हो रहा है इनके बीच में। ठीक है। तो ये मैन एंड मतलब जो ऊपर मेंशन किए हुए जो एनिमल्स है हैव अ शेयर्ड इवोल्यूशनरी हिस्ट्री, मतलब ये शेयर करते हैं इवोल्यूशनरी। ओरंगुटा तो आपको पता ही होगा। ठीक है। तो ये बिल्कुल यहाँ पे आंसर है। तो मैंने थोड़ा बहुत ही ज़्यादा खिचड़ी किया है, कोई बात नहीं। जब मैं टेलीग्राम पे आपको क्वेश्चन देती हूँ, चाहे वो यूट्यूब के पोस्ट में क्वेश्चन हो, प्लीज़ आप उसको सॉल्व करते रहिए और बिल्कुल टेंशन ना ले, बिल्कुल प्रेशर मत ले। कोई ज़रूरी नहीं है, कोई प्रेशर लेके कुछ आप तूफानी नहीं कर दोगे, कुछ ऐसा अचीव नहीं कर दोगे जो कि दूसरे कुछ करने ही वाले नहीं है, ऐसा कुछ अचीव नहीं होगा। और देखो
मैंने कल भी बोला था ये बात कि महात्मा गांधी हमेशा बोलते थे कि जब भी आपको ऐसे लगे ना कि मैंने इतने सालों से क्या किया है, ठीक है, जब भी आपको ऐसे फील होता है कि मैंने इतने साल वेस्ट कर दिए, ये कर दिया, वो कर दिया, वो देखो ना, जैसे महात्मा गांधी ने बोला था आप अनहैप्पी हो तो कभी भी आप जब भी दुखी हो ना तो अपने से नीचे वाले लोगों को देखो कि वो कैसे सरवाइव कर रहे हैं, उनकी हालत तो तुमसे भी बेकार होती है फिर भी वो कितने खुश होते हैं। तो बिल्कुल वैसे ही ठीक है कि हमें हर किसी की अपनी अपनी अलग जर्नी होती है, किसी के साथ कंपेयर नहीं करना है, फिलहाल तो नहीं करना है। बिल्कुल टॉपर का देखो, टॉपर को सुनते हो आप, अच्छी बात है, सुनना भी चाहिए, कभी कभी उनसे हमें पता चलता है कि कैसे प्रिपरेशन करनी है क्या नहीं, वो डायरेक्टिव देते हैं हमें, एक डायरेक्शन देते हैं, बिल्कुल सुनना चाहिए। बट हाँ, ऐसे नहीं है कि यार उसने तो ऐसे किया, उसने तो वैसे किया, तो मेरा तो ऐसे ही नहीं हो रहा, बिल्कुल नहीं सोचना, अभी तो नहीं सोचना है। और बिल्कुल डर जो होता है ना वो बाहर रख दो आप। देखो एक रास्ता, एक डोर ओपन हुआ तो दूसरा भी डोर ओपन, एक डोर बंद होता है तो दूसरा ओपन होता है, लेकिन हमें इस तरह से नहीं सोचना है कि अगर हम वो डोर के दूसरा ओपन होगा उसकी राह नहीं देखनी है हमें। तो इससे क्या होगा, आप प्रेशर की बजाय आप पढ़ाई पे फोकस करो। अभी प्रैक्टिस, मैथ और रीजनिंग और कॉम्प्रिहेंशन, इन तीनों के लिए आपको प्रैक्टिस लगती है। भले ही आपको इसमें 70 मार्क्स लाने हो, 80 मार्क्स लाने हो, फिर भी आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ठीक है, प्रैक्टिस के बिना कुछ नहीं होगा। और जीएस के लिए भी जितना पढ़ा है अच्छा पढ़ा है, ऐसे ही खुद को बताओ। और अभी टेंशन नहीं लेना है मेरा तो होगा नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं सोचना है, बिल्कुल बिंदास करना है, आप जैसे सोचते हो वैसे ही होगा। तो इसीलिए पॉजिटिव रहे और कॉन्फिडेंटली आप पेपर के लिए जाए। और हाँ, दूसरी बात, मतलब फर्स्ट बात यही है कि डरना नहीं है, बिल्कुल नहीं डरना है, डर के क्या होगा, कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। और जैसे आपकी सिचुएशन है उससे भी बेकार सिचुएशन हो जाएगी अगर आप डरोगे तो, जितने अच्छे मार्क्स आ रहे हैं आपके वो भी नहीं आएंगे, तो इसलिए डरना नहीं है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।